हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। ये तो मुझे पूछना ही था क्योंकि आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए एक दिन ही रह गया है और आज आईपीएस पीओ का एडमिट कार्ड भी आ गया प्री का। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा कब है आईपीएस पीओ प्री और मेरा जो है क्या प्रिपरेशन कैसी है। अब एक दिन रह गया है और कैसा मतलब और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ मैं आप सभी से कि क्या आप सभी को भी ऐसा ही फील हो रहा है जैसा मुझे फील हो रहा है। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि मेरा आईपीएस पीओ का प्री कब है, तो मेरा वो 20 ऑफ अक्टूबर को है, लास्ट शिफ्ट है। अब आप बताइएगा कि 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो क्या वो लास्ट शिफ्ट ही है कि मतलब इसके आगे भी कोई और शिफ्ट है, मुझे कंफर्म नहीं है। पर मेरा 3:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 20 तारीख को है मेरा। और अब जो है ये एक दिन रह गया है आईपीएस मेंस के लिए, क्लर्क का मेंस के लिए। तो इसमें मेन जो है अब इतना मतलब पढ़ा है लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं है। क्या आपको भी यही फीलिंग आ रही है कि जैसे जीए वगैरह पढ़ी है लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि नहीं, मतलब क्या आएगा, कुछ याद भी है कि नहीं समझ, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, अजीब सी फीलिंग आ रही है कि क्या है मतलब। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे क्या मेरी प्रिपरेशन रही है, मतलब कितनी मेरी तैयारी है कैसे क्या, वो तो जब एग्ज़ाम दे के आते तभी पता चलता है असली कि कितनी तैयारी थी आपकी, जितने अटेम्प्ट होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जीए की सबसे पहले बताती हूँ क्योंकि आप मुझे पता है कि जीए सब कोई जानना चाहता है कि जीए का किसने कितना किया होगा। और मेन जो है क्योंकि अभी लास्ट 2 एग्ज़ाम्स जो गए हैं तो उनमें जीए थोड़ी अलग ही लेवल की आ गई थी, तो इसमें तो सबको ही टेंशन थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर चलो मैं भी भगवान भरोसे उसको छोड़ देती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत पीछे तक का तो नहीं पढ़ा है जीए, लेकिन मैंने मई मंथ, जून मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 मंथ की जीए मैंने पढ़ी है। और इस बार मैंने थोड़ा डिटेलिंग में ही पढ़ा है जीए को कि क्योंकि मुझे था कि लास्ट ईयर डिटेल में अगर वो न्यूज़, मुझे लास्ट ईयर भी जब मैंने मेंस दिया था तो मुझे हर एक न्यूज़ पता थी कि ये न्यूज़ के बारे में, हर एक न्यूज़ के बारे में पता था। लेकिन जो उसकी डिटेलिंग की कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि बताओ ये न्यूज़ आपने पढ़ी थी लेकिन बस इसका थोड़ा सा और अगर पढ़ लिया होता, डिटेल उसकी पढ़ ली होती तो आप ये क्वेश्चन टिक कर देते। तो यही होता है। तो इस बार मैंने ऐसे थोड़ा पढ़ा है पर बाकी अब पता नहीं है कि क्या होगा, कैसी जीए आएगी, क्या किस्मत अगर सही हुई तो जो क्वेश्चन आते होंगे या फिर मुझे उस टाइम पे याद आ जाएगी वो न्यूज़ तो मैं टिक कर दूंगी। किस्मत से भी होता है थोड़ा बहुत, किसी किसी किस्मत इतनी अच्छी हो जाती है कि वही क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनके बन जाते हैं अच्छे खासे 30-32 नंबर का वो जीए कर आते हैं आईपीएस क्लर्क मेंस में खास करके। तो ये थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है। और रही बात आगे क्वांट की, रीजनिंग की, तो क्वांट रीजनिंग में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, जो मैं मॉक टेस्ट की आपको स्ट्रेटजी बता देती हूँ जैसे मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो रीजनिंग का मैं अगर पहले बताऊँ तो रीजनिंग का मैं कुछ नहीं, रीजनिंग का सबसे पहले जैसे अगर मुझे 10 मिनट 15 मिनट जैसे 45 मिनट्स का होता है रीजनिंग का सेक्शन टाइम, तो मुझे मेरा मेन जो फर्स्ट गोल है वो यही है कि अगर 2 मार्क्स के अगर डुएबल है, कोई एक क्वेश्चन भी डुएबल है तो उसमें अगर 10 से 15 मिनट भी मुझे लग जाए सॉल्व करने में, और अगर वो डुएबल है कि मेरे दिमाग में है कि हाँ इसे मैं कर सकती हूँ, तो मुझे वो करना है क्योंकि उससे मैं 10 नंबर फेच कर सकती हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि अगर 15 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन भी 2 मार्क्स से कर लेती हूँ तो 10 बचे, और बाकी जो 30 मिनट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के मैंने स्ट्रेटेजी बना के रखी कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर रीजनिंग का देखा जाए, बस मैंने मॉक टेस्ट में भी ये एनालाइज किया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बाकी अब एग्ज़ाम का नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम में तो प्रेशर अलग, मॉक टेस्ट भी हमको पता होता है कि हम मॉक दे रहे हैं, पर रियल एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो उसमें तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी भाग जाता है। आप अगर खाली बैठे रहेंगे तो 45 मिनट आपको बहुत लंबे लगेंगे, लेकिन जब आप मॉक देते हैं तो आपको 45 मिनट भी आपको 5-10 मिनट ही लगते हैं कि कितनी जल्दी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यही बात होती है। लेकिन और एक मेरे बस यही माइंड में है कि अगर बन गया क्वेश्चन, चलो अब चाहे जो होगा पता नहीं, लेकिन 2
2 मार्क्स में से एक सेट में क्वेश्चन का तो लगा ही लूँ कि 5 क्वेश्चन कर लूँ तो मेरे 10 नंबर बन जाए। बाकी इधर से मैं जितना हो सके 30 मिनट में जितना हो सके उतना मैं फैच करने की कोशिश करूँ कि 30 मिनट में सेक्शन बी को दूँ, सेक्शन ए को मैं 15 मिनट दूँ और सेक्शन बी को 30 मिनट में जितने क्वेश्चन हो सके। सबसे पहले मिसलेनियस आप जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, सेलोक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, एक बात और, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन अगर आपको ईजी लग रहा है कि आपका 1 मिनट में या फिर उससे कम टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो आप उसे पहले अटेम्प्ट करो, नहीं तो उसे स्किप करके जितने से जितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं उससे अच्छा आप 3 या फिर, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाते हैं और उसमें से अगर 3 नंबर के भी अगर आप एक पजल 2-3 मिनट में बना लेते हो तो आप 2-3 नंबर फैच कर सकते हो। तो रीजनिंग में ये स्ट्रैटेजी अपनानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट, दिमाग में ये रखना है कि अगर नहीं आ रहा है तो स्किप करो, क्योंकि अगर अपने 5 मिनट भी उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट होकर वो हमसे नहीं बना तो 5 मिनट में हम शायद है कि 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन किसी और सेक्शन मतलब किसी और टाइप के क्वेश्चन के कर लेते। तो ये सब अपनाना है स्ट्रैटेजी। क्वांट की भी स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि क्वांट में सबसे पहले मिसलेनियस करो। अगर नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन अगर इजी लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा तो उसको करो, और उसके बाद फिर अगर अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन शायद आते हैं तो उनको करो। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी, वो ईजी होते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं, उनको करो। और डीआई देखो कि सबसे पहले पूरा केसलेट डीआई मैंने जब जितना मॉक में एनालाइज किया है कि सब मतलब, और लास्ट ईयर भी मैंने एनालाइज किया था कि आप पहले पूरे क्वेश्चंस देख लो। केसलेट डीआई ऐसा होता ही होता है कि मतलब अगर उसमें 2-3 डीआई भी आ गई तो फिर एक या 2 डीआई इजी होती है, एक टफ डाल देते हैं। तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि कौन सी डीआई आप कर सकते हो। केसलेट डीआई तो देखने में बड़ी होती है लेकिन उसका पूरा डेटा उसमें फैच करके दिया होता है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन लगेगा उतना उसमें आपको डेटा मिलेगा और उतनी जल्दी वो बनेगा और उतने आसान उसके क्वेश्चन होते हैं। और जितना छोटा कम अगर क्वेश्चन देखने को लगेगा उतना ही उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं। ये स्ट्रैटेजी होती है एग्ज़ाम की कि जिसका डेटा ज़्यादा है तो उसके क्वेश्चन छोटे होंगे, या फिर जिसका डेटा कम है उसके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे मैच किया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखनी हो। और उसके बाद इंग्लिश, अब इंग्लिश का मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश कैसी क्या होगी, कि जैसे मॉक में तो डिफ़िकल्ट लेवल की ही इंग्लिश आती है, लेकिन जैसे आप प्री का मॉक देते हो तो प्री के मॉक में क्या होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें इंग्लिश का लेवल अलग ही रहता है, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम होता है उसमें लेवल उससे थोड़ा कम रहता है इंग्लिश का। तो शायद है कि मतलब ऐसा ही हो, इसमें भी ऐसा ही हो कि इंग्लिश का जो लेवल है वो जितना मॉक में है उससे थोड़ा कम का ही लेवल आए, या फिर उतना भी लेवल आता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है इंग्लिश में। एरर डिटेक्शन में आप 5 नंबर फैच कर सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग में हर एक जो रूल है, या फिर अगर आपने रूल नहीं भी पढ़े हैं तो भी अगर आप रीडिंग करते थे तो आपका हो जाएगा, आप उसको फाइंड कर लेंगे कि हाँ इसमें एरर है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। और इंग्लिश में जैसे पैराजंबल हो गया, पैराजंबल अगर आपका बन रहा है तो आप उसमें से 1-2 नंबर का तो कर ही पाएंगे फर्स्ट और लास्ट। और अगर आपका पूरा का पूरा बन रहा है तो उसको भी ध्यान में स्टेटमेंट्स को अटैच करके देखना है कि क्या ये हमारा सही, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा जो है एक्यूरेसी कम होती है वो इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में चांस होते हैं कि इंग्लिश आपको बढ़ा भी सकती है नंबर, इंग्लिश आपके नंबर घटा भी सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद मैं बात करूँ जीए की, तो जीए का बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारने हैं। मैं तो तुक्के नहीं मारूंगी, क्योंकि चाहे जो हो मुझे एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। भले मेरे अटैम्प्ट कम हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि मैं अपने अंदर से मुझे तसल्ली तो रहेगी आखिरकार कि हाँ जितना मैंने किया है सही किया है। तो मेरे मेंटालिटी मेरे माइंड में भी रहेगा कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो उसके हिसाब से कि मैंने अगर एक्यूरेट किया होगा, एक्यूरेसी से किया होगा तो मेरा सिलेक्शन का मुझे पता रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं, मेरे कितने नंबर बने कितने। और अगर मैं तुक्के मार के आ जाऊँगी तो मुझे वो फिर मेरा लक बेस्ड फैक्टर है कि वो सही हो जाएंगे कि गलत हो जाएंगे पता नहीं, पर मुझे एक्यूरेसी का ध्यान देना है। तो मैं तुक्के नहीं मानने वाली हूँ जीए में। जीए में मुझे जितना आता होगा, जितने बने, भले ही मुझसे वो 10 क्वेश्चन ही बस बनते होंगे तो मैं 10 ही करके आऊँगी, 10 से ज़्यादा नहीं। जितने मुझसे क्वेश्चन बनते होंगे मैं उतने ही करके आऊँगी। ये मेरा प्लान है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। और दिमाग मुझे अपना रियल टाइम एग्ज़ाम टाइम में यही रखना है कि बस
मुझे जो चीज़ आती है वही करनी है। और जैसी मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि मिसलेनियस, मुझे बड़े क्वेश्चनों में नहीं फंसना है पहले, कि मतलब मेरा टाइम भी चला जाए और मैं क्वेश्चन भी 10-12 ही कर पाऊँ, इससे ज़्यादा ना कर पाऊँ, तो ऐसा इस बार नहीं करना है। बाकी अब वो जो रियल एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें पता नहीं क्या हो, गड़बड़ कभी हो जाती है, कभी अच्छा बन जाता है, ये वो तो अलग किस्मत पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन मेंटालिटी अभी फ़िलहाल मैं यही रख रही हूँ। सो आई होप कि आप सब भी, मुझे अगर कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे और मतलब एग्ज़ाम के टाइम क्या हो करना चाहिए, क्या नहीं करना, तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और आप भी बताइए कि आपने कितनी मंथ की जीए की है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे क्या आप किए हैं, तो कमेंट करिएगा। सो ऑल द बेस्ट। अब कल का दिन रह गया है, तो कल मैं और कुछ नहीं करूँगी, जीए ही पढ़ूँगी, बाकी मॉक टेस्ट मैं कल नहीं दूँगी। बस हो गया आज लास्ट, अब एक मॉक टेस्ट आ गया मैं दूँगी, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट नहीं दूँगी। सो थैंक यू ऑल।